हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई भी एक निरंतर रूप से आपकी चल रही होगी और आप समय समय पर रिवीजन वाली डोज जो है वो भी ले रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभी जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक नोटबुक और एक पेन जो है वो आप लेकर ही ये नोटबुक देख रहे होंगे और साथ साथ में मेरे साथ साथ क्या बनाएंगे, नोट्स भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे ताकि आपके पास कंटेंट एक जगह हो, बिल्कुल अरेंज्ड मैटर में हो, अरेंज्ड मैनर में आपके पास जो कंटेंट है वो होना चाहिए। शुरू करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में जो विधेयक लाया गया है उन्हें हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसको लेकर भी अपन साथ में देखेंगे कि क्या प्रक्रिया रहेगी और किस प्रकार से हटाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी, पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग पर चर्चा शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए बात करें। अच्छा, इस चैनल की इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी बंसल क्लासेस के नाम से। बंसल क्लासेस सीकर के नाम से अपना जो है वो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, बंसल क्लासेस सीकर के नाम से बना हुआ है। उसमें आपके पास ये पीडीएफ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम वाला है, टेलीग्राम। अच्छा, सबसे पहले अपने फॉर्मेट की अपन एक अपनी जो ये क्लास है इसको लेकर अपन एक फॉर्मेट बनाते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए जरा, इस लेक्चर में सबसे पहले अपन कवर करेंगे कि ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में चर्चा करेंगे। इन पांचों अनुच्छेद, उन जो 6 अनुच्छेद हैं, इन 6 के 6 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या बातें करता है। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? इस आयोग में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या कहेंगे, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इसमें गठन के प्रावधान पढ़ेंगे कि कब बना, कौन से आर्टिकल के तहत ये आयोग बना है। फिर अपन साथ में पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर, कि इसमें संरचना कितने कितने सदस्य होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नियुक्ति जो है, नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। फिर इनमें साथ में आ जाएगा अपने नियुक्ति के बाद अपन पढ़ेंगे कार्यकाल। कार्यकाल के बाद इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, हटाने की प्रोसेस क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन। फिर अपने लास्ट में अपन चर्चा करेंगे कि इसके काम क्या है, इसके कार्य क्या है, ये क्यों बनाया गया आयोग है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है मुख्य तथ्य देखेंगे कि जैसे पहले जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, तो ये तथ्य कवर करेंगे। क्लियर है? ये सब चीजें अपन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि अपन क्या क्या करेंगे। पूरा प्रोसेस से चलेंगे। पहला कब बना था, पहली बार ये आयोग कब बना था, कौन सा डे है, किस रूप में मनाते हैं, और आज वर्तमान में इसको लेकर क्या चल रहा है। पूरी कंप्लीट अपन एक सीरीज में चलने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 324। क्या लिखेंगे? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन से भाग में है, अगर इसकी चर्चा करें कि कौन से भाग में इसका उल्लेख है, भाग नंबर 15 है। अनुच्छेद नंबर कौन से हैं? अनुच्छेद नंबर हैं इसके 324 से 329। कैसी संस्था है ये, इसका नेचर कैसा है? ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये अखिल भारतीय, अगर पेपर में कभी लिखा आ जाए कि ये अखिल भारतीय निकाय है, ऑल इंडिया बॉडी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल अखिल भारतीय निकाय है, मतलब पूरे भारत के लिए भी काम करती है, इसलिए इसे अखिल भारतीय निकाय भी कहा जाता है। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था का मतलब ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, वो क्या कहलाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर क्या कहेंगे अपन, संवैधानिक संस्था है। ठीक है साहब, अब अपने अनुच्छेद शुरू करें। अनुच्छेद नंबर 324, पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 है कि क्या कहता है 324। इसमें क्या कहा गया है कि भारत में चुनाव करवाने के लिए एक क्या बनेगा? चुनाव आयोग बनेगा। इसमें कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग बनेगा, चुनाव आयोग होगा जो
चुनाव करवाएगा, चुनाव आयोग होगा। जो चुनाव करवाएगा, किस किस के चुनाव करवाएगा, देखिए जरा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि किन के चुनाव करवाने के लिए, या चुनावों के संबंध में पूरी कंट्रोलिंग पावर, चुनावों के संबंध में पूरी रेगुलेशंस की जो पावर है वो सारी किसके पास होगी, इस भारतीय चुनाव आयोग के पास होगी। और भारतीय चुनाव आयोग का है इसमें, और इसमें चुनाव किसके हैं, यहाँ 6 चुनाव करवाने की बात की गई है। 6 चुनाव करवाएगा। कौन कौन से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, देखिए जरा। एक तो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति के करवाएंगे तो साथ में किसके चुनाव होंगे, ये अपने राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर अपने बात करें, एक है लोकसभा। अब लोकसभा के होंगे तो फिर साथ में किसके होंगे, राज्यसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे। फिर एक है विधानसभा, तो साथ में किसके होंगे, विधान परिषद। इन सभी के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, वो अपने ये भारतीय चुनाव आयोग की है। ईसीआई के गठन का प्रावधान किया गया है, ईसीआई के गठन का प्रावधान किया गया है। ये कहता है अनुच्छेद नंबर 324। क्लियर है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, भारतीय चुनाव आयोग उसको कहेंगे, और उसमें जो चुनाव होंगे इन 6 के चुनाव करवाएगा। इन चुनावों के संबंध में अधीक्षण, निर्देशन और अपने कहें तो नियंत्रण, सिंपल भाषा में कहूं सब कुछ करने की शक्ति किसके पास होगी, ईसीआई के पास होगी। आगे बढ़ते हैं, 324 अगर अनुच्छेद आ गया 325, अनुच्छेद आ जाएगा 325। अनुच्छेद नंबर 325 क्या कहता है, अनुच्छेद 325 कहता है कि 4 आधारों पर मतदान से नहीं रोका जाएगा। क्या है, 4 आधारों पर मतदान से नहीं रोका जाएगा। 4 आधारों पर मतदान से नहीं रोका जाएगा। वो 4 आधार कौन से हैं, धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश। मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश, इन 4 आधारों पर ध्यान रखना। अनुच्छेद 15 में तो 5 आधार है, यहाँ क्या है, वहां 5 आधार है, यहाँ 4 है। यहाँ जन्म वाला आधार यहाँ नहीं है, जन्म स्थान वाला। जन्म स्थान के आधार पे मूल निवास होता है, मूल निवास के आधार पे आपका नाम किसी राज्य में रजिस्टर्ड होगा, तो इसलिए उस आधार पर रोका जा सकता है। कि मैं कहूँ कि मुझे तमिलनाडु में वोट करने दो, अरे नहीं भैया, आपका मूल निवास कहाँ के है, आप किस स्टेट से हो, तो मुझे रोका जा सकता है जन्म के आधार पर। इसलिए यहाँ वो आधार हटा दिया गया और लिखे कितने, 4 आधार लिखे गए हैं। अनुच्छेद 15 में कितने आधार दिए गए हैं, 5 आधार दिए गए हैं। क्लियर है, 325 हो गया। आगे चलते हैं कि भाई चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसे वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। बस वो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो फिर उसको वोट डालने दिया जाएगा और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो फिर कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग हमें कुछ भी मैटर नहीं करता। क्लियर है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जरा, इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 326। अनुच्छेद नंबर 326, अनुच्छेद नंबर 326 क्या कहता है, 326 क्या कहता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। क्या है इसमें, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसमें मताधिकार है। क्या कहा गया है इसमें कि इसके लिए, इसका अर्थ क्या होता है, देखो जरा, इसमें क्या क्या शर्तें इंक्लूड होनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है तो सबको वोट डालने का क्या है, अधिकार है। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में क्या होता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये अपने होनी चाहिए 18 वर्ष। अगर ये 2 हैं तो उन सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होगा। तो इन्हें अगर है तो वो यहां क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होगा।
का अधिकार होगा। और वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? इसे वैधानिक अधिकार माना गया है। वोट डालने के अधिकार को एक स्टैट्यूटरी राइट माना गया है, इसे एक वैधानिक अधिकार माना गया है। ना तो ये हमारा मूल अधिकार है, ना ही हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, जबकि ये कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार माना गया है। कई बार पेपर में आ भी चुका है। अब वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? अगर इसकी चर्चा करें कि पहले ये आयु 21 वर्ष थी। पहले ये आयु कितने वर्ष थी? पहले ये आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि इसे कम कब किया गया? इसे कम कब किया गया? 61वें संशोधन से। किससे कम किया गया था? इसे 61वें संशोधन से अलग किया गया था। तो ये कौन सा संशोधन है? 61वां संशोधन है। कब का है? 1988 का है। और लागू कब हुआ था? लागू ये किया गया था 1989 में। लागू कब किया गया था? 1989 में इसे लागू किया गया था। 1989 में ये लागू हो गया था। मार्च 1989 में लागू हो गया था। मामला क्लियर है? 61वां संशोधन है, 1988 है, 1989 में लागू हो गया है। 21 से घटाकर 18 कर दी है। पीएम हुआ करते थे इस समय राजीव गांधी और राष्ट्रपति हुआ करते थे आर वेंकटरमन। तो उनके समय ये काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखें, ध्यान देना 61वां संशोधन 1988 ही है, कुछ किताबों में 1989। सरकार ने अपनी साइट पर जो मेंशन किया है वो यही मेंशन किया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। उसके अंदर लिखा है कि ये लागू कब से होता है? 1989 से। तो जो शब्दावली मैंने लिखी है ये गवर्नमेंट के हिसाब से ही लिखी है, कोई किताब के हिसाब से नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ना, अपने 326 हो गए, 24, 25, 26। अब आते हैं किस पे? 27 पे। लगाओ हेडिंग। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? अनुच्छेद 327 क्या कहता है? अनुच्छेद 327 कहता है कि भैया जो विधानमंडल है, जो अपने विधानमंडल हैं, उनके चुनावों के संबंध में कानून बनाए जा सकते हैं। और कानून कौन बनाएगा? ये संसद वाले जो कानून हैं वो अपने बनाए जा सकते हैं। देखो जरा कि क्या कहा गया है। विधानमंडल चुनावों से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति, कानून बनाने की संसद की शक्ति कहा गया है कि संसद की शक्ति, कि इसमें रूल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो है वो बनाया गया है, अपने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, PRA जिसे कहते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951 जो है वो बनाए गए हैं। तो ये वाला ध्यान देना, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये बनाए गए हैं। संसद वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो विधानमंडल। यहाँ एक चीज का ध्यान देना, यहाँ विधानमंडल, विधानमंडल बोले तो विधानमंडल चुनावों से संबंधित है। जैसे कि संसद भी इंक्लूड है और राज्य के विधानमंडल भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि विधानमंडल शब्द आ गया तो सिर्फ राज्यों की ही चर्चा करेंगे। यहाँ राज्य नहीं, यहाँ संसद और विधानमंडल दोनों ही इंक्लूड है। एक तो ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ संसद भी है और इसमें क्या इंक्लूड है? राज्य विधानमंडल भी, दोनों ही शामिल है। राज्य विधानमंडल दोनों ही शामिल हैं। याद रखिएगा ना, थोड़ा सा दोनों ही शामिल हैं। देखिए हमें प्राथमिकता देनी है उस चीज पर, उस काम पर जो हमें कंफ्यूजन से कम करे, कंफ्यूजन कम करे। जो हमें पेपर में कंफ्यूजन करे ऐसा हमारा पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है। तो हमें हर शब्द को क्लियर करते हुए चलना है ताकि आपको पेपर में ही ऐसे कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, राज्य विधानमंडल हो गया, दोनों शामिल है। एक तो ये। आगे बात करते हैं, अच्छा नियम क्या बनाएंगे? जैसे कि मतदाता सूचियों से संबंधित कोई बात है या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है, परिसीमन करना है, तो वो किस में बनेगा? वो 327 के अंतर्गत बनता है। आगे बढ़ते हैं, 328 अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 328 अनुच्छेद 328 क्या कहता है? अनुच्छेद 328 क्या कहता है? इसमें लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल की शक्ति है, अपने विधानमंडल के चुनावों के बारे में कानून बनाने की राज्य की विधानमंडल जो है उसकी शक्ति है। तो लिखेंगे राज्य विधानमंडल चुनावों हेतु कानून बनाने की राज्य की शक्ति, कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति।
कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति, कि इसमें राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर जैसे राजस्थान है, राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हैं, अब राजस्थान विधानसभा खुद चाहे तो कुछ नियम बना सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अनुच्छेद नंबर 328 कहता है ये बात। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई कानून ऑलरेडी बना है, संसद ने बना रखा है, और बाद में विधानसभा भी ऐसा कोई कानून बना देती है और टकराव होता है, तो हमेशा हावी कौन होगा? केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? हावी होगा, वही मायने रखेगा। तो यहाँ कानून बनाने की शक्ति तो है, लेकिन किसके अंडर में रह गई? ये अपने केंद्र वालों के अधीन रह गई। अधीन इन द सेंस की जब भी मामला उलझेगा तो कौन माना जाएगा? केंद्र की ज्यादा चलेगी, केंद्र को माना जाएगा। ये संविधान का एकात्मकता का लक्षण है, संविधान को एकात्मक बनाता है ये चीज, जहां केंद्र को मजबूत की शक्ति दी गई है, जो हमने कनाडा से प्रावधान लिया है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था वाला जो प्रावधान है वो यहां सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 329, अनुच्छेद नंबर 329 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 329 कि न्यायालय परिसीमन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। परिसीमन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। नो कोर्ट इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ डिलिमिटेशंस। देखो, परिसीमन होता है सीटों का निर्धारण। किसका निर्धारण? विधानमंडल की सीटों का निर्धारण जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विधानमंडल की सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण। ये जो होता है, जैसे कि एक राज्य से कितनी लोकसभा सीट होंगी, पूरे भारत में कितनी लोकसभा सीट होंगी, ये अगर ऐसा कोई कानून अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 328 के अंतर्गत बनाया जाता है, 327 और 328 के अंतर्गत कुछ बना दिया गया, तो फिर भैया वहां वहां कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चुनावों के मामले में भी कहा गया है कि जैसे अनुच्छेद 71 है, वो कहता है कि अपने जो इसके चुनाव होंगे, चुनावों के संबंध में पावर किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी, ये कहता है अनुच्छेद नंबर। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? चुनावों की सीट जो है, हमने कितनी सीटें डिसाइड करी है, ये संसद का और विधानमंडल का अधिकार है, राज्य विधानमंडल का अधिकार है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। इसके लिए परिसीमन आयोग बनेगा, अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग बनेगा, 82 वाला, वो आयोग ही डिसाइड करेगा। अब उसने जितनी डिसाइड कर दी, कोर्ट उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा कि इतनी सीटें क्यों बनाई, इसे कम बनाओ या इसे ज्यादा बनाओ। तब भैया कोर्ट को कहा गया है कि कोर्ट भैया प्लीज अब आप चुप रहिए, अब कुछ नहीं कह सकते आप। क्लियर है? तो यहां ये ध्यान देना। हो गया 300। अब एक बार रिवाइज करवा दूं, आपको याद करवा दूं ये वाले आर्टिकल। देखो जरा, देखो अपने आर्टिकल लिखते हैं, क्या है? 324। 324 में किसका गठन है? ये अपने गठन की बात की गई है। कितने चुनाव करवाएगा ईसीआई? 6 प्रकार के चुनाव करवाने के लिए बनाया गया है। 325 में क्या कहा गया है कि भैया हम आपसे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे? 4 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इन 4 आधारों में क्या आएगा? आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, और आपका लिंग क्या है, और आप किस मूल वंश से हैं, ये हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आप तो क्या होने चाहिए? आपके पास तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। अरे भैया ये क्या होता है? ये होता है कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और एज आपकी, और आप क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए भारत के। अगर ये है तो फिर ये चारों आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करते। यही कहा गया है 325 26। क्लियर है? आगे आते हैं 327। अगर लगे कि इन 6 चुनावों के संबंध में कानून बनाना है तो संसद बना सकती है। अगर लगे कि इन चुनावों के संबंध में राज्यों को कानून बना सकता है तो वो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। याद करेंगे। और जब ये कानून बनेंगे तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा, कोर्ट अपने चुप रहेगा। ये बात कही गई है। ये 6 आर्टिकल है, बिल्कुल इजी है। गठन है, अगले में 4 आधार हैं, उससे अगले में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बाद में संसद, फिर राज्य विधानमंडल, फिर कोर्ट। एक एक शब्द में इन आर्टिकल को याद किया जा सकता है, यही इसका बेस्ट तरीका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चुनाव आयोग का गठन। लगाइए हेडिंग। अब पढ़ते हैं भारतीय चुनाव आयोग का गठन। अब वो अपन उस प्रक्रिया पे आते हैं। आर्टिकल पूरे हो गए अपने। भारतीय चुनाव आयोग का गठन।
चुनाव आयोग का गठन। अब इसमें अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल कौन सा है, यहां जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा लगा, 324(1) यहां अनुच्छेद लगाया गया है। और गठन जो हुआ था, ये गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को ये गठन हुआ था। और 25 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे होता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था 2011 में। और 2026 में कौन सा वोटर्स डे मनाया गया है, 2026 में 16वां वोटर्स डे यहां मनाया गया है 25 जनवरी को। ठीक है, पर्यटन दिवस भी होता है लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मामला है। अच्छा, गठन वाला, इसका सचिवालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, ये आयोग बैठा कहाँ है, ये आयोग है भैया नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। ये क्या हो गया, गठन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है गठन के बाद अपन आएंगे संरचना वाले पॉइंट पर, कि क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने सदस्य होते हैं, क्या कहानी है, उस पर चलते हैं। देखिए जरा, अब मैं शॉर्ट में नाम लिखूंगा, ध्यान देना। इसे शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ईसीआई की संरचना, अगली हेडिंग अपनी क्या बनेगी, ईसीआई की संरचना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब होता है कि उसमें सदस्य कितने होंगे। इसके लिए हम किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर का, संरचना का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं जरा कौन कौन से हैं। यहाँ संरचना की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका निर्धारण कौन करता है, कि निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन निर्धारण करता है, राष्ट्रपति निर्धारण करता है, राष्ट्रपति द्वारा। संख्या निर्धारण में क्या होगा, मतलब कितने सदस्य होंगे, संख्या कौन निर्धारित करेगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और वर्तमान में कितने हैं, संरचना वर्तमान में कितने हैं, कुल 3, कुल 3 है वर्तमान में। संरचना में कुल 3 व्यक्ति इसका हिस्सा होते हैं, जिनमें से एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त। और 2 होते हैं, एक हो गया, और 2 होते हैं अपने चुनाव आयुक्त। संख्या में 1 होते हैं और संख्या में 2 क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त में बात करें, वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान में कौन है। अभी वर्तमान में एक नाम तो है सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है, सुखबीर सिंह संधू है। और एक नाम अभी कौन है, डॉक्टर विवेक जोशी। क्या नाम है, डॉक्टर विवेक जोशी। ये वर्तमान में नाम है, डॉक्टर विवेक जोशी। अपन ऊपर आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार नाम है भैया इनका, ज्ञानेश कुमार, जो हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। खूब सारे इन पे खूब सारे वो जो है कुछ विपक्ष जो है वो खूब सारी बातें कह रहा है, और इनको हटाने के लिए अभी एक प्रस्ताव भी लाया गया है गणेश कुमार जी को, ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार जी जो है इनके, ये भारत के 26वें, अच्छा कब से हैं, 2025 से हैं, फरवरी 19 फरवरी से हैं, 19 फरवरी 2025 से ये भारत के क्या हैं, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अपने। और बात करें किसके स्थान पर बने थे, राजीव कुमार के स्थान पर, राजीव कुमार के स्थान पर, और क्या खास बात है इनके बारे में, और इनके बारे में ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 2023 के संशोधन के पश्चात, 2023 के जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों के पश्चात इसी अपने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनने वाले जो हैं वो पहले चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखेंगे, ज्ञानेश कुमार है। 2023 में हमने बदलाव किया है, पढ़ेंगे अपन आगे क्या बदलाव किया है, लेकिन 2023 के बदलाव जब से हुए हैं उसके बाद पहली बार कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बना है तो उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हो गया ये वाला, संरचना वाला हो गया। अच्छा, संरचना का आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 324(2). क्या अनुच्छेद है, 324(2) यहाँ का अनुच्छेद है। अब इनमें क्या मामला रखा गया है, इन तीन में जो तीन व्यक्ति जो हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो हैं, इन तीनों का ही सेवा शर्तें, शक्ति, सब कुछ समान है। लेकिन यहां ध्यान देना कि जब इनकी नियुक्ति होगी तो अध्यक्ष का काम कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, वो इनकी नियुक्ति में अध्यक्ष का काम करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, तो ये नियुक्ति वाला पॉइंट आप याद रखोगे। एक तो ये हो गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त है। अच्छा, एक प्रादेशिक चुनाव आयुक्त भी होते हैं। प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है, वो भी अपने राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो एक ही ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें यही लिखवा दूं आपको एक आर्टिकल कि आगे लिख लेंगे। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पे लिख लेंगे। चलिए, संरचना वाला हो गया, अगला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पॉइंट है अगला, अब नियुक्ति की बात करते हैं। अच्छा, संरचना में इतिहास तो लिखा नहीं अपन ने, सच इतिहास नोट लगाएंगे, नोट लगा के लिखेंगे संरचना का इतिहास की। इसमें चक्कर है, एक लफड़ा है कि क्या कि संख्या बदलती रही है, इसकी संख्या कम ज्यादा होती रही है। संरचना का इतिहास है, जैसे 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक जो ये रही है संख्या, ये क्या रही है, 1989 तक एक सदस्यीय आयोग रहा है। क्या रहा है, एक सदस्यीय आयोग रहा है, ये वाला। ठीक है, फिर आगे 1989। अब इसमें 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक ये आयोग जो है ये अपने 3 सदस्यीय रहा है, 3 सदस्य रहा है। फिर इसमें आगे बात करें तो 1990 से 93 फिर एक हो गया, 1990 से 1993 ये यहां एक सदस्य हो गया, और फिर 1993 से वर्तमान ये यहां कितने सदस्य हो गए, ये अपने 3 सदस्य वापिस हो गए। ये थोड़ा सा इतिहास है, याद रखना पड़ेगा आपको कि यहां 3 सदस्य हो गए। यहां तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 3 हो गए थे। यहां दिनेश गोस्वामी समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर वापस 3 कर दिए गए थे। बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे 1 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मामला है, बस वो नाम आपका तारकुंडे समिति और यहाँ नीचे कौन सी है अपने दिनेश गोस्वामी समिति, नाम आ जाएगा, बाद में पढ़ेंगे अपन इन समितियों के बारे में। और देख लेते हैं आगे और क्या खास बात है। इतिहास संरचना हो गया, नियुक्ति वाला क्या मामला है, नियुक्ति वाला क्या मामला है, ईसीआई में नियुक्ति, नियुक्ति पहले तो अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद इसका अनुच्छेद कौन सा है, 324(2). कौन सा अनुच्छेद है, 324(2). आप कहोगे संरचना, बिल्कुल संरचना वाले में भी किस किस को लिखा है, अपने राष्ट्रपति का लिखा है कि राष्ट्रपति जितने चाहे उतने चुनाव आयुक्तों की मुख्य चुनाव आयुक्त सहित नियुक्ति करेगा। तो वो यहाँ इस एक ही आर्टिकल में कंप्लीट किया गया है दोनों ही चीजों को। 324(2) नियुक्ति में अगर बात करें तो कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। इसके लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनेगी, समिति की सिफारिश पर, उस सिफारिश पे बनेगी। उसमें कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य। तीन सदस्यीय समिति होगी। एक तो कौन होंगे, पीएम होंगे। दूसरा कोई एक कैबिनेट मंत्री होगा जिसे पीएम नॉमिनेट करेंगे, कैबिनेट मंत्री होगा। और एक होता है लोकसभा में विपक्ष के नेता। एक कौन होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता जो वर्तमान में कौन है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी भी इस समिति में हिस्सा लेंगे, तब जाकर ही डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, ये समिति की सिफारिश वाला प्रावधान कब से किया है, ये प्रावधान किया गया है 2023 से। 2023 में कब से किया गया है, 2023 में प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में आदेश दिया गया था कि भैया ये कीजिए, तो तब संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जो 2023 का अधिनियम है, चुनावों से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी सेवा शर्तें, वेतन और नियुक्ति, इस संबंध का अधिनियम है, वो पारित किया गया था। तब जाकर इनकी नियुक्ति 3 सदस्य होने लगी थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, अब पीएम जहां भी होंगे उस समिति में क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष बनेंगे भैया।
अध्यक्ष बनेंगे। और एक और खास बात है कि नियुक्ति, क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? क्या यहाँ नोट लगा लेना, अलग से हाईलाइट कर लेना कि इनकी रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। रीअपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड, तो ये पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति करवा दी हमने, अब अपन लिख सकते हैं क्या कि प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो वो राष्ट्रपति वाली बात क्या है, कौन से आर्टिकल में कही गई है? आइए देख लेते हैं अपन कौन सी बात है। तो इसमें कहा गया है कि यहां नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे क्या? अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे अध्यक्ष के रूप में होंगे। जब अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा तब यह समिति नहीं बनेगी, तब राष्ट्रपति जो नियुक्त करेंगे किसकी सलाह से कर देंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? तो ये बात जो लिखी है ये अपने लिखी है अनुच्छेद नंबर 324(3) में। किसमें लिखी है? 324(3) में ये बात लिखी हुई है। फिर 325 क्या कहता है? अच्छा, 324(3) कहता है, 324 का ही एक और आर्टिकल है 324(4), वो कहता है कि प्रादेशिक आयुक्त जो है वो कौन नियुक्त करेगा? वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। लिखो, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अब आप कहोगे सर ये भाई ये प्रादेशिक क्या होते हैं? प्रादेशिक आयुक्त का यहाँ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, प्रादेशिक आयुक्त का मतलब होता है कि प्रत्येक बार जब राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के जब चुनाव होते हैं, इन तीनों के जब चुनाव होते हैं उनसे पहले अगर लगे कि हमें कुछ रीजनल किसी स्टेट के लिए भी अलग से एक आयुक्त बनाना है तो वो एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, और वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? तो यहाँ ये मतलब इसमें बताया गया है। ये लाइन जो है ये कौन से आर्टिकल में लिखी है? अनुच्छेद नंबर 324(4) में ये लाइन लिखी है। अगला पढ़ते हैं अपन। नियुक्ति हो गई है, संरचना हो गई है, 2 पॉइंट कवर हो गए हैं। देखिए जरा एक बार स्लाइड पे आते हैं, पहली स्लाइड पे आते हैं। पहली स्लाइड पे बताया था आपको कंप्लीट मैंने, देख लीजिए जरा कि गठन हो गया है, अनुच्छेद हो गए हैं, संरचना, नियुक्ति हो चुकी है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। आइए जरा, कि इन जो अपने आयुक्त जो हैं, आयुक्तों की नियुक्ति का कार्यकाल, कार्यकाल लिखते हैं सीधा बस, कार्यकाल, टेन्योर, कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 years and 65 years, जो भी विच एवर इज अर्लियर, 6 years and वर्ष आयु जो भी पहले हो, पहले हो। और कार्यकाल को मेंशन किया गया है अनुच्छेद नंबर 324(5) में। अब देखो, पद रिक्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भैया जितने टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उससे पहले ही पद खाली हो सकता है। तो पद खाली कैसे हो सकता है? कार्यकाल, यहाँ पद रिक्ति भी है और पद रिक्ति भी इसी में ही है, दोनों एक ही आर्टिकल है 324(5). यहाँ पद खाली होना है। पद खाली कैसे हो सकता है? सोचो जरा। या तो वो क्या दे दें अपने पद पे? त्यागपत्र दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं भैया, बिल्कुल पूरा अधिकार है, आर्टिकल 19 है। त्यागपत्र देना चाहो दे सकते हो, लेकिन किसे देकर जाएगा त्यागपत्र भैया? आयुक्त जो है त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को ये त्यागपत्र देंगे। दूसरा, इन्हें हटाया भी जा सकता है, इन्हें हटाया भी जा सकता है। और कौन हटाएगा? जब त्यागपत्र राष्ट्रपति ले रहे हैं तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति।
और तीसरा एक पॉइंट कि इनका क्या हो सकता है, निधन भी हो सकता है। तो ये आप तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके से ये पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे, कोई सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है कि जब उनका मन करे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना एक रेजिग्नेशन लेटर तैयार करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। राष्ट्रपति ने अगर स्वीकार कर लिया तो वो पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, पद अपना छोड़ देंगे। हटाने के लिए प्रक्रिया है जो वर्तमान में करंट में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हटाने वाली प्रक्रिया जो है ये कहां है, ये प्रक्रिया लिखी है हटाने की, किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट जज के समान। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके समान है। जज को हटाने वाली प्रक्रिया है, जज को हटाने वाली प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया किसमें है, यह प्रक्रिया का मेंशन किया गया है न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो है उसमें यह लिखा गया है, ध्यान देना। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में प्रक्रिया दी गई है। जो प्रक्रिया है संविधान में तो यह लिखा है कि संसद जो प्रक्रिया बनाएगी उससे हटा सकते हैं, लेकिन संसद ने इसके लिए अधिनियम बना रखा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अगर फिर भी आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा अनुच्छेद है, तो ये प्रक्रिया जो लिखी है ये 124(4) का भाग मानी जाती है। अनुच्छेद 124(4) में ये चीज मेंशन की गई है, तो ये अपने हटाने वाली प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया क्या है, मामला यही है, देखते हैं। हाँ जी, क्या पढ़ेंगे, आयुक्तों को, निर्वाचन आयुक्तों को हटाना। पहला पॉइंट क्या बनेगा, निर्वाचन आयुक्तों को हटाना। यहां ध्यान देना, नंबर 1 पहला पॉइंट कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इन्हें जो हटाया जाएगा, इन्हें तो प्रक्रिया के थ्रू हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाली प्रक्रिया लिख सकते हैं अपन आगे, अभी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, करंट में मामला चल रहा है अभी, सुप्रीम कोर्ट वाली प्रक्रिया। फिर दूसरा कि अगर हमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाना है, अगर इन्हें हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा, तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया, तो इन्हें भी किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, जबकि इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सिफारिश की। किसकी सिफारिश पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसे इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी की सिफारिश पर, सीईसी की सिफारिश पर, और ये कौन हटाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं अपन पूरी प्रक्रिया पे डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हटाया जा सकता है सीईसी को हटाना। याद करिएगा, मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, तो मैं सीईसी लिख रहा हूं, सीईसी को हटाना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। पहला स्टेप क्या होगा इस प्रक्रिया में, देखिए जरा, पहला स्टेप अपना होगा इस प्रक्रिया में, नंबर 1 सबसे पहले प्रस्ताव लाना। प्रस्ताव लाना पहला स्टेप है। प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। किसी भी सदन में। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आया तो भैया हस्ताक्षर चाहिए होंगे 100। अगर प्रस्ताव अपन कहें, अगर प्रस्ताव अपन कहें लोकसभा में आया तो 100 सदस्य
100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो भैया राज्यसभा में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। हाल ही में ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से प्रस्ताव आगे जाएगा। जो अभी ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की बात चल रही है वो ये स्टेप पूरा हो गया है। 100 से ज़्यादा सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो इस वजह से ये प्रस्ताव अब आगे जाएगा। अब प्रस्ताव किसके पास जाएगा? प्रस्ताव अध्यक्ष के पास जाएगा। प्रस्ताव किसके पास? अध्यक्ष के पास जाएगा। जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके अध्यक्ष के पास जाएगा, और अध्यक्ष के पास जाकर यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। तो इसे अध्यक्ष क्या करेंगे? इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। अस्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार कर लिया, यदि स्वीकार किया गया तो स्वीकार करने के बाद एक समिति बनेगी, 3 सदस्यीय समिति। कितने सदस्य? 3 सदस्यीय समिति बनेगी। और उस समिति में कौन कौन होगा? उस समिति में कौन कौन होगा देखिए जरा। उस समिति में एक तो होंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश होंगे। एक उसमें हाई कोर्ट का, उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और तीसरा एक प्रख्यात न्यायविद होगा। तीसरा व्यक्ति कौन होगा? एक फेमस जूरिस्ट होगा, प्रख्यात न्यायविद होगा। अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया, इस समिति ने अगर अप्रूव कर दिया तो फिर वोटिंग होगी। अगर दोष सिद्ध हो गया तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी? फिर प्रस्ताव सिद्ध हो गया तो फिर प्रस्ताव जो होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा? प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत, प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और ये पारित एक ही सत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बजट सत्र में हम हटाने का प्रस्ताव लाए और बाद में मॉनसून सेशन जब आएगा तो मॉनसून सेशन में प्रस्ताव पारित करके हटा देंगे। नहीं, ये नहीं कहा गया कि आपने अभी जो 15-20 दिन का सेशन लिया है इसके अंदर ही डिसीजन लो कि हटाना है या नहीं हटाना। तो यहाँ विशेष बहुमत से पारित, यहाँ लिख लेते हैं क्या? एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। लेकिन कैसे पारित होना चाहिए? एक ही सेशन में पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत में कितनी शर्त होती है? 2 शर्त होती है। क्या? उपस्थित और मतदान करने वाले लोग जो हैं उनका 2/3 भाग, जितने लोग वोटिंग में आएंगे उनका 2/3 लोग वोट होने चाहिए। लेकिन ये 2/3 का आंकड़ा जो निकल कर आएगा, ये संसद की जिस भी सदन में वोटिंग हो रही है उस सदन की कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्तें लागू होती हैं। क्या? उपस्थित व मतदान करने वालों का तो कितने % होना चाहिए? 2/3 वोट होने चाहिए। और कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्यों के 50% कम से कम होना अनिवार्य है। ये 2 शर्तें जहां फॉलो होगी, विशेष बहुमत। चौथा स्टेप क्या होगा? यहां लिख रहा हूं क्योंकि एक ही स्लाइड पे आ जाएगा सारा। देखिए चौथा स्टेप क्या होगा? यदि विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत से पारित, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे, एक औपचारिकता पूरी करेंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा।
ये एक पूरी प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी एक स्टेप टूटा तो फिर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, फिर अपने जो है वो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें हटाया नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? ये था अपने हटाने की प्रक्रिया। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ मेंशन की गई है? ये अपने संविधान का जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में इसकी बात बताई मैंने आपको? अनुच्छेद 324(5) में ये जो जिक्र है ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया वाला, प्रक्रिया वाला भी हो गया। यहां भी लिख लेते हैं अनुच्छेद 324(5) में। अच्छा, हटाने का कारण क्या है? अच्छा, कारण देखो, कारण क्या होगा? वही सुप्रीम कोर्ट वाले कारण होंगे। कारण क्या होंगे? एक कारण तो था क्या? सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार। और एक कारण क्या होगा? असमर्थता। जो अनुच्छेद 124 में लिखे हैं वही दो कारण हैं, वो डिसाइड किए गए हैं, उनके आधार पर ही हटाया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, हमने सब कुछ करवा लिया कि हमने डिसाइड कर दिया कि कौन बनेगा, हमने कैसे बनेगा ये भी देख लिया है, कितने मेंबर होंगे ये भी देख लिया है, फिर नियुक्ति कौन करेगा, और लास्ट में अपनों ने कार्यकाल भी पढ़ लिया, हटा तक भी दिया है। अब वो कहेंगे, चुनाव आयुक्त तो भी कहते होंगे, अरे मेरे पैसे की भी तो बात कर लो, हटाने पे, अपॉइंटमेंट से लेके तुम हटाने तक पे आ गए, पैसे की तो एक ही बात नहीं करी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या मामला है? देखो जरा एक बार, क्या कहते हैं अपन उसको कि यहां बात करेंगे सेवा शर्तें। वेतन, सेवा शर्तें, इनके आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तें क्या होंगी? एक बात तो ये ध्यान रखना, इनमें सैलरी सेम होती है, सैलरी को लेकर कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो वेतन व सेवा शर्तों की अगर बात करें तो ये निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, एक कंफ्यूजन से बचाने के लिए एक लाइन कह रहा हूं आपको, ध्यान देना जरा। निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। सेवा शर्तें निर्धारित राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे, कौन? संसद जो कानून बनाएगी उस कानून के अंदर रहते हुए, उस कानून के अंडर में काम करते हुए। जैसे संसद ने 2023 का अधिनियम बनाया है हाल ही में, तो 2023 वाले के में ये डिसाइड किया गया है कि वेतन व सेवा शर्तें कितनी होगी। पहले तो ये देखो, वेतन व सेवा शर्तें ये किसके समान होंगी? ये अपने कैबिनेट सचिव, किसके समान होंगी? कैबिनेट सचिव के समान होगी। अब आप कहोगे कुछ किताबें पुरानी हैं, वो कहेंगी कि किसके समान है? पहले ये प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। कब से है ये? 2023 से ये मामला है कि इसमें पहले जो प्रावधान था, पहले जो था वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से था, सुप्रीम कोर्ट जज के समान। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान, न्यायाधीश के समान था। और इनकी सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो डिसाइड की गई है, और उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है। प्रक्रिया हार्ड बना दी है, नियुक्ति की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हम ले आए हैं, हमने इनके अपने जो सैलरी है वो भी डिसाइड करके छोड़ दी है। तो पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग को आज़ादी देने के लिए बनाया गया है। तो इसमें वेतन कितना मिल रहा है उनको? 2.5 लाख प्रति माह, और अन्य सुविधाएं भी सरकार जो है वो देती है। और सरकारी सुविधाओं में, सरकारी सेवाओं में जाने का सबसे बड़ा जो लालच है वो ये है कि सैलरी कम हो, लेकिन सरकार जो सामाजिक सुरक्षा अपने को प्रदान करती है, जैसे कि पेंशन मिलेगी, अपने स्वास्थ्य लाभ अपने को मिलेंगे, छुट्टियां अपने को समय समय पर मिलेंगी, ये जो पक्ष मिलते हैं, इन पक्ष को लेकर अपन ज़्यादा जो क्रेज है समाज में वो सरकारी नौकरी वाला है। और सबसे बड़ी बात है प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट जो होता है वो पत्थर पर उगा हुआ पौधा होता है, काइंड ऑफ, कि वो कभी भी अपनी जड़ें, उसकी कोई जड़ें नहीं होती, कभी भी उखड़ सकता है। लेकिन सरकारी तो एक प्रॉपर जड़ वाला पौधा होता है जिसके उखड़ने की संभावना ना के बराबर होती है। ज़्यादा ही लखन माड़े हो जाए तो उसका तो कहना ही क्या है, उसको तो सरकार हटाएगी ही, अदरवाइज ऐसी कोई हटाने की कोई चांसेस नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, हो गया इनका वेतन हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? वेतन में सभी समान है। वेतन व सेवा शर्तें जो होती हैं वो सभी आयुक्तों की क्या होती हैं? सेवा शर्तें जो होती हैं सभी आयुक्तों की समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलाकर सभी आयुक्तों की समान है, एक समान है। ये अपने हो गया। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? 324 का आर्टिकल है 5।
5 में ही है, कार्यकाल, हटाना, सेवा शर्तें, वो सारे 5 में ही हैं। और अब एक आर्टिकल बचा है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे काम कि क्या है हटाने। इस वाला अगला आर्टिकल क्या है, देखिए जरा, इसका स्पेशल आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 324(6). आयोग को चुनाव करवाने के लिए जितने भी कर्मचारी उपलब्ध होंगे, जितने भी कर्मचारी की जरूरत होगी उतने राष्ट्रपति, अगर संसद के चुनाव हैं तो राष्ट्रपति, अगर राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं, विधानमंडल के चुनाव हैं तो राज्यपाल उन कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएगा। आपके पास वो फैसिलिटी दी गई है। कर्मचारियों की उपलब्धता, आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता होगी, उपलब्धता। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट अपना क्या है, देखो जरा एक बार, कर्मचारियों की उपलब्धता हो गई। अब बच गए अपने कार्य। कौन कौन से कार्य हैं? ईसीआई के कार्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग जो है उसके क्या क्या कार्य हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला ही काम है क्या, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना। ये इसका परम कर्तव्य है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव करवाना। दूसरा अपन बात करें, दूसरा पॉइंट कौन सा है, अच्छा चुनाव कितने प्रकार के, 6 प्रकार के बताया था मैंने। चुनाव कितने, 6 कौन कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और एक अपना आ जाएगा कौन सा, विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 नाम लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अनुच्छेद नंबर 324 में 6 नाम लिखे हैं, तभी मैं आपको ये 6 नाम बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, राज्य चुनाव आयोग नहीं करवाता है। तो फिर राज्य चुनाव आयोग क्या करता है, राज्य चुनाव आयोग का काम है कि जो पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव हैं बस वही करवाने हैं। क्लियर है, तो यहां ध्यान देना, ठीक है। एक तो ये, दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा अपना नाम है इसमें चुनाव आयोग वाला हो गया, एक अपना मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना। अभी इसमें करंट जोड़ देते हैं अपन, तैयार करवाना। जैसे कि हाल ही में अपडेट किया गया है SIR, सुना होगा, चर्चाओं में रहा खूब सारा, स्पेशल इंटेंस रिव्यू, एक अभियान है, SIR अभियान है जो चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया था भारत के 9 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में चलाया गया था, 9 राज्यों में शुरुआत की गई थी इसकी, राजस्थान भी उसमें से एक था, कि इसमें हम अब वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है, वो SIR है। और यहाँ राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रश्न है क्या, कि भारत का पहला SIR अभियान में पहला डिजिटाइजेशन करने वाला राज्य जिसने पूरी वोटर लिस्ट को डिजिटाइज कर दिया है, ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ये करंट जीके है, याद रखिएगा, SIR अभियान है। तीसरा, चुनाव आयोगों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, क्या करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, चिन्हों का आवंटन करना, आवंटन करना। और अगर कोई विवाद हो, इससे संबंधित कोई विवाद हो कि एक चुनाव चिन्ह 2 लोग यूज कर रहे हो, तो ऐसा कोई विवाद आ गया तो उस विवाद को क्या करना, सुलझाना, उस विवाद को सुलझाना, सुलझाना। तीसरा, चौथा एक काम होगा इसमें क्या, कि चुनाव राजनीतिक व राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा, राष्ट्रीय व राज्य दलों का दर्जा, कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होगी, कौन सी स्टेट लेवल की पार्टी होगी। इसमें जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, अलग से पढ़ेंगे अपन, एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, उसका जो डिसाइड किया गया है वो क्या कहलाएगा, वो काम भी किसका है, वो चुनाव आयोग का काम है। फिर एक और काम है क्या, कि इसके अपने चुनाव आयोग में चुनावों से संबंधित खर्च सीमा का निर्धारण, चुनावों से संबंधित खर्च सीमा का निर्धारण, निर्धारण। फिर इसमें क्या निर्धारण क्या कह रहा है, जैसे खर्च सीमा कितनी है, लोकसभा के चुनाव हैं उनमें खर्च सीमा डिसाइड की गई है, एक विधानसभा के चुनावों में भी डिसाइड की गई है। विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर बड़े राज्य में चुनाव होते हैं तो 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बड़े राज्य और छोटे राज्य हैं, यहां भी बड़े राज्य हैं और छोटे राज्य हैं।
अब ध्यान देना, इसमें कितनी सीमा रखी गई है। अगर बड़े राज्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 95 लाख रुपए एक व्यक्ति खर्च कर सकता है, और छोटे राज्यों की बात करें तो 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और अगर बड़े इसमें विधानसभा के चुनाव हैं तो वहां 40 लाख रुपए बड़े राज्य में खर्च हो सकते हैं और 28 लाख रुपए छोटे राज्य में खर्च हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये लिमिट यहाँ लगाई गई है, लिमिटेशंस यहाँ किया गया है। और देख लेते हैं और क्या खास बात है। अच्छा भाई साहब, और देखो और क्या बनेगा। फिर जैसे कि इसका एक कार्यक्रम है चुनाव सुधारों को अपनाना। क्या काम है? चुनाव सुधारों को अपनाना। अपनाना एक, जैसे ईवीएम, चुनाव सुधारों में आप कहोगे क्या क्या अपनाया गया है। ईवीएम अपनाया गया है, नोटा को अपनाया गया है, नन ऑफ द अबव, नोटा को अपनाया गया है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को अपनाया गया है। फिर इसमें एक काम है इसका कि भैया जागरूकता लेकर आना, चुनावों में चुनावों के लिए जागरूकता लाना ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकसित हो। इसके लिए उदाहरण क्या दोगे? उदाहरण लिखोगे स्वीप कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम ये कब से है? स्वीप कार्यक्रम 2009 से, 2009 से। तो ये जो है ये कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम क्या है? लोगों में जागरूकता लाने के लिए। जैसे अभी हाल ही में करंट जीके में कहें तो बिहार में जब चुनाव हुए थे 4 महीने पहले, तब बिहार के 2 कलाकारों को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया था। नीतीश कुमार अपने 2 कलाकार है, झा, कांति चंद्र झा को और नीतू कुमारी को, यहाँ नीतू जी को यहाँ अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये वाले मामले हैं, तो ये अपने याद रखेंगे। हो गया, ये कार्य वाले मामले अपने कंप्लीट हुए, कार्य वाले कि कौन कौन से काम करने होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, एक बार देख लेते हैं। हो गया ऑलमोस्ट, अपने क्या रह गया अपने, एक बार देखिए। हटाने की प्रक्रिया हो गई है, कार्य हो गए, क्या पॉइंट बच गया है अपना? एक पॉइंट बच गया है, और वो पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य। आइए जरा महत्वपूर्ण तथ्यों पर निगाह डालते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यहां प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की ही चर्चा है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अपन क्या लिखेंगे? सीईसी। क्या लिखेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। देखो जरा, भारत के प्रथम सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या नाम है इनका? ये नाम है सुकुमार सेन। पूछा गया है पेपर में, आ गया है पेपर में, आया हुआ है सुकुमार सेन। और ये कब से कब तक रहे हैं? ये अपने 1950 से 1958, 1950 से 1958 तक रहे हैं। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और वो कब दिया गया था? वो 1954 में इन्हें दिया गया था पद्म भूषण, याद रखिएगा। ठीक है, फिर भारत की एकमात्र महिला सीईसी कौन बनी है? ये अपने बनी है वीएस रमा देवी। कौन बनी है? वीएस रमा देवी जो हैं, इन्होंने कार्य किया है। वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी कब बनी है? वीएस रमा देवी 1990 में इन्हें जो है सीईसी बनाया गया था। 1990 में सिर्फ कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। और ये कार्यवाहक थी, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, कार्यवाहक। क्लियर है? ये याद रखिएगा। वीएस रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला सचिव भी रही है, वीएस रमा देवी, तो इनके बारे में याद करिएगा। और कौन सा रह गया आपने? अच्छा, एक और भैया, इनकी बात नहीं करें तो मजा ही नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या नाम है इनका? एकमात्र सीईसी, मतलब एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। सीईसी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और वो कौन थे? वो थे अपने टीएन शेषन। सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि कोई चुनाव आयुक्त हुए हैं तो उनका नाम क्या रहा है? टीएन शेषन जो है ये रहे हैं, जिनके स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट बड़े पॉपुलर हैं। क्या? आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूं।
इनका दूसरा स्टेटमेंट फेमस है कि मैं भारत का चुनाव आयुक्त हूं, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं, भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं। तो ये एक बड़ी लाइन है कि मैं सरकार के दबाव में काम करने वाला नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी का हेड हूं, तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, सरकार का दबाव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ये भारत के 10वें चुनाव आयुक्त थे, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त थे और ये अपने कब से कब तक रहे हैं? 1990 से 1996, 1990 से 1996 तक ये भारत के क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। भारत में पहली बार फोटो वाले, आजकल जो वोटर आईडी कार्ड चलते हैं फोटो वाले, ये फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड किन की देन है? टीएन शेषन साहब की ही देन है। तो ये टीएन शेषन जो है, इन्हें क्या लिखेंगे? फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड, फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड। और ये कब से हैं? ये 1993 से शुरू हुए हैं और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किस पुरस्कार से? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। एशिया का नोबल है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 1996 में इन्हें दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2019 में चेन्नई में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये मामला पूरा किसका है? ये अपने टीएन शेषन साहब का है। याद रखिए कि भारत के ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे तो सरकार कोई दबाव क्रिएट नहीं कर पाएगी, जो बिल्कुल लेकिन इसके लिए काफी साहस चाहिए होता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्ट ये फिर भी सरकार पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो फंडिंग का मामला हो। संविधान निर्माताओं ने पूरा प्रयास किया है कि हमें इनको आज़ादी देनी है ताकि ये ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम कर पाएं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं तो निर्भर रहते ही हैं। तो इस वजह से ऐसे चुनाव आयुक्त बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब एक पॉइंट रह गया, चुनाव आयोग से संबंधित समितियां वो कौन कौन सी हैं? देखिए जरा 2-4 समितियों के नाम लिख लेते हैं अपन, कौन कौन सी हैं? चुनावों से संबंधित समितियां, कौन कौन सी समितियां हैं चुनावों से संबंधित? देखिए जरा, नंबर एक है अपने तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ये कब की है? 1974। एक है जयनारायण समिति, जयनारायण समिति ये कब की है? ये भी 1974 की है। फिर सबसे पॉपुलर जो है वो है दिनेश गोस्वामी समिति, सबसे पॉपुलर है दिनेश गोस्वामी समिति। ये कब की है? ये अपने 1990 की है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसका गठन किया था, ठीक है, 1990 में। और फिर एक है अपने, और बात करें तो और कौन सी है? एक वोहरा समिति है, वोहरा, वोहरा समिति, वोहरा समिति ये कब की है? ये 1993 की समिति है। और एक है इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये कब की है? ये अपने 1998 की है। ये कुछ समितियां हैं, हालांकि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी सिफारिश करी थी तो उसमें भी कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन वो अपने मोइली समिति के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, इस वजह से। देखिए जरा, अब दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों को सरकार ने लागू करना शुरू किया। और लागू कब किया? लागू कब किया? एक सेकेंड, दो मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 मिनट। लागू कब किया गया इस समिति की सिफारिशों को? 1997 में। जैसे इसने सिफारिशें क्या क्या करी थी? इसने सिफारिशें करी थी कि इसने सिफारिशें की थी, नंबर 1 सबसे पहली सिफारिश की थी कि अपने ईवीएम का उपयोग हो, ईवीएम को यूज किया जाए। एक व्यक्ति 2 ही सीटों से चुनाव लड़े, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी सीट हो? 2 सीट मैक्सिमम, 2 सीट अधिकतम हो। तीसरा इसमें बात करें,
तीसरा इसमें बात करें 2 सीट अधिकतम हो, और इन्होंने कहा कि अगर कोई सीट खाली सीट है तो 6 माह में क्या करवाए जाएं चुनाव। छह माह में क्या करवाए जाएं चुनाव करवाए जाएं, तो 6 माह में यहाँ चुनाव होने चाहिए, तो ये कहा गया है। इसको लागू की गई सिफारिशें हैं 1997 में ईवीएम का उपयोग होना चाहिए, 2 सीट अधिकतम एक व्यक्ति चुनाव लड़े, और खाली सीट कितनी हो 6 महीने में चुनाव करवाकर इसको भरा जाना चाहिए। नोटा का उपयोग हो, इस प्रकार की सिफारिश इसने दी थी। किसका उपयोग हो? नोटा का उपयोग हो, नोटा का उपयोग हो। तो ये वाले मामले हैं, ये आपको होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना दिनेश गोस्वामी समिति जो है इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। यह मामला क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। समितियां पढ़ ली हैं अपन ने, और खूब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, खूब सारे एक्ट पढ़ लिए हैं, खूब सारे जो आर्टिकल हैं वो अपन ने पढ़ लिया है। ध्यान देना, संशोधन हाल ही में चुनावों से संबंधित अगर बात करें, चुनावों के एक्ट जो आया था वो एक्ट आया था 1991 में, कि चुनाव आयोग के संबंध में सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिनियम 1991 था, जो बाद में चेंज कर दिया गया, बाद में संशोधित कर दिया गया, और अब कौन सा लागू है? 2023 का अधिनियम लागू है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जैसे नियुक्ति समिति वाला 2023 में किया गया था, ये बदलाव था। पहले सुप्रीम कोर्ट के समान सैलरी मिलती थी, सेवा शर्तें होती थी, अब ये किसके समान हो गई हैं? अब ये कैबिनेट सचिव के स्तर की हो गई हैं। तो ये वाले बदलाव जो हैं ये 2023 में किए गए थे। ये था अपना कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, चीज़ें समझी होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको चीज़ें इजीली समझाई जा सके। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें बंसल क्लासेस के साथ।